नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का उत्तराखंड की बात के खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करेंगे हल्द्वानी से। जो हल्द्वानी दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी है, बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यक्रम में शिरकत करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आएंगे। नकल विरोधी कानून पर युवा मोर्चा सीएम का स्वागत भी कर रहा है, जहां युवा मोर्चा मुख्यमंत्री के दौरे की तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में आपको बता दें कि हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। जहां विपक्षी दल कर सकते हैं सीएम धामी के दौरे का विरोध। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, और ये शेड्यूल भी आपको दिखा रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी जब हल्द्वानी दौरे पर रहेंगे तो उनके किस तरह से व्यस्तता भरे शेड्यूल और वो कार्यक्रम है जिसमें सीएम शिरकत करते हुए नजर आएंगे। हल्द्वानी दौरा बेहद महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है, जहां आपको बता दें कई कार्यक्रमों में शिरकत करने के साथ बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यक्रम में भी शिरकत करते हुए सीएम नजर आने वाले हैं। साथ ही राज्य सरकार की तरफ से जो परीक्षाएं अभी यहाँ पर चल रही है प्रदेश में, उसके लिए नकल विरोधी कानून लागू किया गया है, जिसको लेकर युवा मोर्चा सीएम का स्वागत कर रहा है। और ऐसे में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर लगभग जो तैयारी है वो यहां पर पूरी हो चुकी है। अंतिम रूप देने की कोशिश की जा रही है। हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां विपक्षी दल सीएम पुष्कर सिंह धामी के दौरे का विरोध करते हुए भी नजर आ सकते हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मुन्ना अंसारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मुन्ना अंसारी, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी जिले दर जिले दौरा तो कर ही रहे हैं, और इस बीच अब हल्द्वानी का रुख करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी, कितना महत्वपूर्ण दौरा? यह बताना चाहेंगे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा जो नकल विरोधी कानून पास किया गया है, लागू किया गया है उत्तराखंड में, उसको लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा जो है उसमें जगह जगह अपना आयोजन कर रही है, आभार रैली निकाल रही है, जिसके इसी क्रम में हल्द्वानी में एक बहुत बड़ा आयोजन किया जा रहा है रामलीला मैदान हल्द्वानी में, जिसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा इसमें तैयारी कर ली गई है। और इसमें कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंच रहे हैं। तो आभार रैली में जो है पूरी तरीके से एक सभा आयोजित की जा रही है, जो कि रामलीला मैदान में की जाएगी, जिसके बाद एक पूरे हल्द्वानी शहर में आभार रैली का आयोजन किया गया है, जो निकाली जाएगी विभिन्न मार्गों पर। तो जिसको लेकर यहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है, और पूरे शहर का जो है रूट है डाइवर्ट कर रखा है नैनीताल, क्योंकि नैनीताल जो जनपद है पूरा पर्यटन क्षेत्र होने के चलते यहाँ पर सैलानियों को आने में किसी प्रकार की परेशानियां ना हो, उसको लेकर प्रशासन ने जो है रूट पूरी तरीके से डाइवर्ट कर दिए हैं। नैनीताल जाने वाले मार्ग और कालाडोंगी की ओर से आने वाले मार्गों को पूरी तरीके से परिवर्तित कर दिया गया है। साथ ही बताना चाहेंगे, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा है पूरी जो प्रदेश में है, सभी नगर क्षेत्रों में और जिला क्षेत्रों में जिलों में अपनी इन कार्यकारिणी का नया विस्तार किया गया है। तो युवा मोर्चा के जो नए टीम गठित की गई है, जिसके बाद से जो ये हल्द्वानी क्षेत्र में है बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, और पहला कार्यक्रम है भाजयुमो का, जिसके बाद सभी उत्साह के साथ ये भाजपा के जितने बिल्कुल मुन्ना अंसारी, ये पहला कार्यक्रम है भाजयुमो का, लेकिन जानने की कोशिश यही करेंगे कि इस कार्यक्रम में खास क्या रहने वाला है। इसमें बताना चाहेंगे पूरी तरीके से जो है नकल विरोधी कानून जो लागू किया गया है उसको लेकर यह जनता को एक उसका अलग संदेश न जाए और उसको गलत भ्रामकता न फैले, उसको लेकर पूरी तरीके जो है जनता में भ्रमिकता को बिल्कुल तरीके दरकिनार करते हुए उसको जो लागू किया गया है कानून, नकल विरोधी कानून, उसको लेकर ही मेन इनका फोकस है, और जिसको लेकर आभार रैली के माध्यम से ये बिल्कुल जनता तक अपना संदेश देना चाहते हैं कि जो भाजपा की जो सरकार है प्रदेश में वो पूरी तरीके से नकल विरोधी कानून के पूरी तरीके से खिलाफ है, और सख्त से सख्त कानून जो यहाँ पर बना के लागू करके और यहाँ पर एक अलग संदेश दिया जा रहा है। जी अब बिल्कुल एक मैसेज देने की कोशिश तो भाजयुमो करता हुआ नजर आएगा, और जिस भी तरह से आपने जानकारी भी साझा की कि जो उनके कार्यक्रम की रूपरेखा है वो बकायदा तैयार कर ली गई है युवा मोर्चा की तरफ से। लेकिन इस बीच क्या हल्द्वानी को कोई बड़ी सौगात भी दी जा सकती है, क्योंकि हाल फिलहाल में तमाम जिलों का दौरा करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी सीधे तौर पर नजर आए, और कई बड़ी सौगातें भी उन जिलों को दी गई। यह बताना चाहेंगे, पिछले कई बार मुख्यमंत्री का दौरा रहा है हल्द्वानी में, जिसमें कई सौगातें भी दी गई हैं, और जो इनके कार्य चल रहे हैं उसमें गति किस तरीके चल रही है, इन सब चीज पहलुओं पे पूरी तरीके से सीएम ने जो है फोकस बना के रखा था। लेकिन जो आज का जो कार्यक्रम है वो पूरी तरीके से जो है भाजपा को पूरी तरीके से समर्पित है, जिसमें अभी जो भी विकास कार्य है उसको लेकर अभी कोई बातचीत नहीं की जाएगी, और जो यहाँ पर है भाजपा के ही पूरी तरीके से कार्यक्रम है हल्द्वानी में, जिसके बाद मुख्यमंत्री यहाँ पर शिरकत करने के बाद सर्किट हाउस काठगोदाम जाएंगे, लेकिन वहाँ पर उनका जो है निर्धारित किया गया है समय
और जिसमें कोई कार्यक्रम उसमें उस बीच में नहीं रहेगा, ना ही भाजपा का, ना ही किसी प्रशासनिक अधिकारी का। जिसके बाद वहां से जो है सीएम है वो अन्य जगहों के लिए, अपने आगे के कार्यक्रमों के लिए रवाना हो जाएंगे। जी, इस बीच ये भी जानेंगे मुन्ना अंसारी आपसे कि देखिए कार्यक्रम को लेकर रूपरेखा बकायदा तैयार की गई है, लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी का हल्द्वानी में क्या कोई और महत्वपूर्ण कार्यक्रम जहां शिरकत करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि दर्शकों को हम वो शेड्यूल भी दिखा रहे हैं जो व्यस्तता भरा आज सीएम पुष्कर सिंह धामी का शेड्यूल रहने वाला है। यहाँ बताना चाहेंगे हल्द्वानी में इसके अलावा मुख्यमंत्री का कोई कार्यक्रम नहीं है, लेकिन ये है प्रशासन जो है इसमें पूरी तरीके से मुस्तैद इसलिए भी नजर आ रहा है कि ये कार्यक्रम का जो मुख्यमंत्री के है विरोध की बिल्कुल पूरी तरीके से धुगुल फूक रखा है। कांग्रेस के जो नेता हैं और समाजवादी पार्टी, कई जो अन्य पार्टियां हैं, उन सब ने पूरा संयुक्त रूप से जो है विरोध प्रदर्शन इनका मुख्यमंत्री का करने जा रही हैं, जिसको लेकर यहाँ पर जो प्रशासन ने पूरी तरीके से उनको अभी से चाक चौबंद व्यवस्था करने के बाद ही उनको जो भी यहाँ के इनके पदाधिकारी हैं कांग्रेस के या फिर अन्य पार्टियों के, उनको नजरबंद करने की भी यहाँ तैयारी की जा रही है। तो किसी प्रकार की प्रशासन जो है पूरी ढील नहीं छोड़ना चाहता है कि जिसमें किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न हो कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के। तो इसलिए पूरी तरीके से जो पुलिस है पूरी हल्द्वानी में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने के बाद यहाँ पर पूरी छावनी में तब्दील कर दिया गया है हल्द्वानी में, और प्रशासन है वो जगह जगह बिल्कुल दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, मुन्ना अंसारी तमाम जानकारी साझी की उसके लिए शुक्रिया। वहीं रुक अगली खबर का, जो देहरादून बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी के वार्षिक चुनाव में इस बार अध्यक्ष पद पर 4 बार के सचिव रह चुके अनिल शर्मा का कब्जा रहा। आपको बता दें कि अनिल शर्मा ने राजीव शर्मा उर्फ बंटू को 286 वोटों से हराकर अध्यक्ष पद पर कब्जा कर लिया है। अनिल शर्मा को 1237 वोट मिले हैं, जबकि बंटू को 951 वोट मिले हैं। तीसरे नंबर पर रहे आलोक घिड़ियाल को 284 वोटों से संतोष करना पड़ा, जहां ऑडिटर पद पर ललित भंडारी ने 1091 वोटों से जीत दर्ज की, जबकि राजीव रोहिला को 574 वोट मिले। और ऐसे में आपको बता दें कि अध्यक्ष बनने के बाद अनिल शर्मा ने कहा भी कि ये जीत मेरी नहीं बल्कि उन अधिवक्ताओं की जीत है जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया है। साथ ही उनके विश्वास पर खरा भी उतरूंगा और अधिवक्ता समाज के लिए जो भी पॉलिसी होगी उन्हें अमल में लाया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हरीश हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। हरीश, क्या कुछ जानकारी, जहां बार एसोसिएशन के चुनाव हुए और इस बीच जीत दर्ज करते हुआ एक पक्ष नजर आया? के संघर्ष से जुटे हैं और उसी कड़ी में इस बार भी चुनाव हुए हैं। हालांकि उसमें यहाँ पे वोटिंग हुई थी और कल इसका रिजल्ट शाम को निकला है और इसमें जो अनिल शर्मा है उनकी जीत हासिल हुई है। और उसको लेकर के जहां तक अगर बात करें तो अनिल शर्मा ने कई बातें यहाँ पर रखी हैं मीडिया के सामने। उन्होंने कहा कि बार एसोसिएशन के साथ साथ जिस तरह से यहाँ पर जो बेंच है उसको शिफ्ट करने की भी उन्होंने बात की है, और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि जुडिशरी और जो अधिवक्ताओं के बीच की जो चीजें हैं उसको भी कहीं न कहीं उसमें दूरियां जो कम है उसे किया जाएगा और जो समस्या है उसका निदान भी यहाँ पर किया जाएगा। जी, किस तरह का उत्साह फिलहाल अधिवक्ताओं में देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए बार एसोसिएशन के एक बार फिर से अध्यक्ष बनाए गए अनिल शर्मा? देखिए 4 बार के सचिव पहले भी रह चुके हैं अनिल शर्मा और इस बार उन्हें अध्यक्ष पद पर अपना कब्जा किया है, तो निश्चित तौर पे पूरी जो बार एसोसिएशन है उनमें काफी उत्साह देखने को मिला। आपने तस्वीरों में भी देखा कि किस तरह से जो एसोसिएशन के जो तमाम जो लोग हैं उनमें यहाँ पर उत्सुकता देखने को मिली थी और उसके साथ ही लोगों ने यहाँ पर होली भी खेली है। तो निश्चित तौर पर एक जश्न यहाँ पर देखा जा रहा था। अनिल शर्मा की तरफ से तमाम जो प्रत्याशी हैं उनको भी यहाँ पर बधाई दी थी, शुभकामनाएं दी थी। और उसके बाद अगर अनिल शर्मा की बात करें तो अनिल शर्मा ने अपनी प्राथमिकता के तौर पर उन्होंने कई बातें सामने रखी हैं, जिनमें कि जो जुडिशरी और जो अधिवक्ताओं के बीच की जो दूरियां हैं उसे कम करने की बात और उनमें उनके बीच जो भी समस्याएं रहती हैं उनका समाधान करने की बात भी रखी है। देख ले, जाहिर तौर पर पिछले जो कार्यकाल यहाँ पर अनिल शर्मा का रहा होगा उसी के आधार पर एक बार फिर से वो यहाँ पर चुनाव जीते हैं, लेकिन इस बीच जो तस्वीरें सामने आ रही है उसको देख के अंदाजा लगाया जा सकता है उत्साह अधिवक्ताओं का चरम पर है। लेकिन अब जो उनका कार्यकाल रहने वाला है उसमें कौन कौन से वो महत्वपूर्ण बिंदु जिसको लेकर वो काम करते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए जिसमें कि खासतौर पर जब अनिल शर्मा ने यहाँ पर जीत हासिल की है और मीडिया से मुखातिब होते हुए तमाम बातों पर उन्होंने यहाँ पर बातें रखी हैं अपनी, जैसे कि जिसमें जो जुडिशरी और जो अधिवक्ताओं के जो बीच जो दूरियां होती हैं और जो समस्याएं होती हैं उसको प्राथमिकता से उठाना, उसके साथ ही जो अधिवक्ताओं का जो बेंच है उसको
नई बिल्डिंग में शिफ्ट करना, यानी कि कहीं न कहीं ये एक बड़ी उपलब्धि होगी। तो उसी को लेकर के वो पूरे 1 साल यहाँ पर काम करेंगे और तमाम जो कमियां हैं, जिस तरह से अभी उन्होंने कहा है कि वो तमाम जो सीनियर एडवोकेट हैं और जो जूनियर एडवोकेट के साथ भी बैठक करके उनकी जो समस्या है उसका निदान होने की भी बात रखेंगे और किस तरह से उनकी जो समस्या होंगी उसको कम किया जाए, उसको दूर किया जाए, उसको लेकर के भी बातचीत करेंगे। जी बिल्कुल हरीश, आप बने रहिए हमारे साथ, और भी तमाम खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। और अब बात करेंगे मौसम की, जहां मौसम विभाग ने एक बार फिर से अलर्ट जारी किया है। अगले 4 दिनों तक प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि के आसार मौसम विभाग की तरफ से जताए गए हैं। 4 मार्च तक 8 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि के आसार हैं, जहां 3500 मीटर से ऊंचे इलाकों में बर्फबारी की संभावना भी यहां पर जताई गई है। ऐसे में आपको बता दें कि जो पर्यटक हैं उनके लिए भी अलग तरह की गाइडलाइन बाकायदा यहाँ पर जारी की गई है और आने वाले समय में जिस भी तरह से कोई भी स्थिति यहाँ पर बिगड़ती हुई नजर न आए, उसको लेकर किस तरह से प्रशासनिक अमला भी सतर्क और महत्वपूर्ण कदम उठा सकता है, उसके दिशा निर्देश भी यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। और एक बार फिर से मौसम कहीं ना कहीं प्रदेश भर में, उत्तराखंड में करवट लेता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया गया अगले 4 दिनों तक, जहां प्रदेश में कहा गया है मौसम विभाग की तरफ से कि बारिश और ओलावृष्टि के जो आसार हैं वो सीधे तौर पर जताए जा रहे हैं। और इसके साथ ही अब अगले 4 दिनों तक प्रदेश में इसी तरह से हालात बने रहेंगे, जहां 4 मार्च तक 8 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। एक बार फिर रुक करेंगे संवाददाता हरीश का, जो हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। हरीश, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है, अगले 4 दिनों तक प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि के आसार, धरातल पर क्या तस्वीरें, किस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए ऋतु, जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और 4 मार्च तक यहाँ पर भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। कई इलाकों में हल्की फुल्की बारिश होने की संभावना भी जताई गई है और 3500 मीटर ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने की भी संभावना जताई गई है। मैदानी इलाकों की बात करें तो मैदानी इलाकों में भी मौसम खराब रहेगा और उसके साथ ही बारिश होने की संभावना जताई गई है। अगर हम ऊपरी इलाकों की बात करें तो कई जगहों पर हिमपात और जैसी कई चीजें भी सामने आ सकती हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए मौसम विभाग ने एक अलर्ट यहाँ पर दिया है और 4 मार्च तक जो अलर्ट है वो जारी रहेगा। इसके साथ ही प्रशासनिक अमले को भी सतर्क रहने के आदेश दिए हैं और इसके साथ अगर हम तमाम इलाकों की बात करें, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पौड़ी, टिहरी, इन जगहों पर भी बारिश होने की संभावना जताई गई है और हाई एल्टीट्यूड इलाके में बर्फबारी होने की संभावना भी जताई गई है। उधर हम कुमाऊं मंडल की अगर बात करें तो कुमाऊं मंडल के अभी जो अंदरूनी डिस्ट्रिक्ट है वहां पर भी मौसम खराब हो सकता है और उसके साथ ही भारी बारिश भी हो सकती है। बारिश होने की संभावना पहले से ही यहाँ पर मौसम विभाग के जो डायरेक्टर हैं विक्रम सिंह, उनके द्वारा दिया गया था, लेकिन उसके बाद अभी देर रात की अगर बात करें तो देर रात को कई जगहों पर भी बारिश हुई है। ऊपरी इलाकों की बात करें, चाहे वो केदारनाथ के सहित तमाम ऊपर की जो इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी भी हुई है और उसके साथ ही अगर निचले इलाकों की बात करें तो कई जगहों पर ठंड भी बढ़ी है। देहरादून की बात करें तो हल्की फुल्की कहीं पर बारिश जरूर देखने को मिली थी, लेकिन अभी बिल्कुल मौसम साफ है और संभावना जताई जा रही है। जिस तरह से मौसम विभाग ने भी जानकारी दी है कि अगले 4 दिनों तक यहाँ पर बारिश होने की संभावना है और जो 3500 मीटर से ऊंचाई वाले इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी और ओलावृष्टि होने की भी संभावना जताई गई है। जी बिल्कुल हरीश, देखिए मौसम लगातार करवट बदलता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते मौसम विभाग ने यहाँ पर संभावना तो जता दी है, लेकिन क्या मौसम विभाग की तरफ से ये भी कहा गया है कि कुछ जिले चिन्हित करते हुए कि गंभीर श्रेणी में पहुंच सकते हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मौसम विभाग ने 4 दिन का अगले 4 दिनों तक यहाँ पर मौसम खराब होने की संभावना जताई है, तो उसी का एहतियात में रखते हुए आपदा कंट्रोल रूम को भी सतर्क रहने के आदेश दिए गए हैं। अब क्योंकि ये मार्च का महीना शुरू हो चुका है तो ऐसे में बहुत कम आसार रहते हैं कि बर्फबारी होने के, लेकिन अगर हम हाई एल्टीट्यूड इलाकों की बात करें तो वहाँ पर जून के महीने में भी जो बर्फबारी है वो देखने को मिलती है। खासतौर पर हम बद्रीनाथ की अगर बात करें, केदारनाथ की बात करें, गंगोत्री, यमुनोत्री और ऊंचाई वाले इलाके जैसे ओली और इन जगहों की अगर बात करें तो यहाँ पर बर्फबारी होने की संभावना जताई गई है। और इसके साथ ही अगर हम पहाड़ी जनपदों की बात करें, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर, इन 8 जिलों में यहाँ पर बारिश होने की संभावना जताई गई है और कई इलाकों में बर्फबारी होने की भी संभावना जताई गई है। तो अब इसी को ध्यान में रखते हुए मौसम विभाग के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने
यहाँ पर चेतावनी दी है और सभी जो संबंधित जो जिलाधिकारी हैं उनको भी सतर्क रहने के आदेश दिए हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि हिमस्खलन भी हो सकता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन को भी अलर्ट रखा गया है और उसके साथ ही आपदा कंट्रोल के साथ साथ आपदा विभाग को और जो SDRF है उनको भी यहाँ पर अलर्ट मोड पे रखा गया है। जी बिल्कुल हरीश, तमाम जानकारी साझा की उसके लिए शुक्रिया। और वहीं होली का त्योहार नजदीक है। उत्तराखंड से सटे सीमावर्ती राज्यों जैसे हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से शराब तस्कर सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं और इन राज्यों से शराब तस्करी की संभावना और बढ़ जाती है। इसे रोकने के लिए आबकारी विभाग ट्रैकिंग अभियान भी चला रहा है। जहां बाहरी राज्यों से शराब उत्तराखंड के सीमाओं के भीतर न आए, इसको लेकर कुल्हाल चौकी, आशारोड़ी, डाक पत्थर में आबकारी चेकिंग अभियान किया जा रहा है। वहीं जिला आबकारी अधिकारी राजीव चौहान ने जानकारी देते हुए कहा कि लोगों की शिकायत थी कि शराब की दुकानों में ओवर एक्टिंग हो रही है। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में इन दिनों होली की धूम मची हुई है। जहां देर रात तक होली गायन की महफिलें जम रही है, तो वहीं दिन में महिला होलियारों द्वारा होली कार्यक्रम कराए जा रहे हैं, जिसमें नगर की महिलाओं समेत रंगकर्मी, कलाकार और स्थानीय लोग हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। ऐसे में आपको बता दें कि अल्मोड़ा में ऐतिहासिक मां नंदा देवी मंदिर परिसर में होली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान महिला होलियारों ने झोड़ा, चाचड़ी समेत कई होली के गीत भी गाए। हेलंग मारवाड़ी बाईपास काम अभी भी नहीं होगा शुरू। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। केंद्र सरकार से मिल चुकी है हरी झंडी। जहां जोशीमठ में दरारों के चलते बंद हुआ था ये काम और ऐसे में आपको बता दें काम शुरू करने के लिए IIT शासन को दोबारा रिपोर्ट भी सौंपेगा। जहां केंद्र सरकार से हरी झंडी मिल चुकी है, जिसके बाद ये काम शुरू हुआ था और ऐसे में आपको बता दें जोशीमठ में दरारों का जो ये सिलसिला था उसके चलते इस काम को बंद कर दिया गया था और काम शुरू करने के लिए IIT शासन को दोबारा रिपोर्ट भी सौंपनी है। देहरादून से बड़ी खबर, जहां हेलंग मारवाड़ी बाईपास काम अभी भी शुरू नहीं होगा। केंद्र सरकार से मिल चुके हरी झंडी। जोशीमठ में दरारों के चलते ये काम बंद कर दिया गया था, जो काम शुरू करने के लिए IIT शासन को दोबारा रिपोर्ट सौंपेगा। जोशीमठ से करीबन 11 किलोमीटर की दूरी पर ढाक गांव मौजूद है और उसी ढाक गांव में NTPC की भूमि पर करीबन 15 प्री फैब्रिकेटेड हट का निर्माण कराया गया है और ऐसे में आपको बता दें कि NTPC की भूमि पर करीबन 15 प्री फैब्रिकेटेड हट फिलहाल डेमो के रूप में तैयार किए जा रहे हैं, जिसका निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। बाईस अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। वहीं चारधाम यात्रा को देखते हुए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। पिछली बार के मुकाबले इस बार श्रद्धालुओं की संख्या में काफी ज्यादा बढ़ोतरी भी देखी जा सकती है। ये रिपोर्ट देखिए। चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन ने तेज की तैयारियां। 22 अप्रैल से शुरू हो जाएगी चारधाम यात्रा। 22 अप्रैल को खुलेंगे गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट। 25 अप्रैल को खुल जाएंगे केदारनाथ धाम के कपाट। 27 अप्रैल को खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। इस बार चारधाम यात्रा की शुरुआत 22 अप्रैल से हो रही है। देश और दुनिया से आने वाले तीर्थ यात्रियों की यात्रा को सुगम और आसान बनाने के लिए सरकार तैयारियों में जुटी है। सरकार को उम्मीद है कि चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या एक नया रिकॉर्ड बनाएगी। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख भी तय हो गई है।
बद्रीनाथ के 27 अप्रैल को, जबकि केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को खुलेंगे। जबकि परंपरा के अनुसार 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे। हालांकि अभी तक मंदिर समितियों की तरफ से कपाट खुलने का समय और तिथि तय नहीं हुई है, जिसे जल्द ही घोषित भी किया जाएगा। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीते 21 फरवरी को चारधाम यात्रा को लेकर एक बैठक भी की थी, जो 3 घंटे तक चली थी। इस बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये कहा था कि इस बार चारधाम यात्रा को लेकर यात्रियों में ज्यादा जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। अभी से चारधाम क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बुकिंग देखने को मिल रही है और इसीलिए अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। यहाँ उत्तराखंड के अंदर आने वाले पूरे देश से जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं, उन सभी को यात्रा में कोई परेशानी न हो, उनकी यात्रा अच्छी हो, उसके लिए सभी विभाग अपने अपने स्तर पर काम करें। वहीं आज उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार का चारधाम यात्रा में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बयान सामने आया। दरअसल उन्होंने ये कहा कि इस बार चारधाम यात्रा में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। 6 पीएसी की कंपनियां भी तैनात की जा रही हैं। 28 टीमें एसडीआरएफ की लगाई जा रही हैं। उन्होंने ये भी आगे कहा कि इसके अलावा जगह जगह पर आपदा प्रशिक्षित 660 लोग लगाए गए हैं, जो एसडीआरएफ के पास हर 2 घंटे में पहुंच सके। साथ ही 53 जगहों पर आपदा ट्रेंड पुलिस, 16 जगहों पर जल पुलिस, करीब 133 पॉइंट ट्रैफिक के लगाए गए हैं, जिससे कि यातायात सुगम और आसान तरीके से चल सके। वहीं उन्होंने आगे कहा कि सीसीटीवी और हाईवे पेट्रोल्स पूरे रूट पर लग चुके हैं। जहां पर आवश्यकता होगी वहां पर ड्रोन्स की भी सहायता लेंगे। साथ ही हम लोगों से ये अनुरोध भी कर रहे हैं, जो उत्तराखंड पुलिस का फेसबुक पेज है उससे लोग जुड़ रहे हैं और हम उस पर लेटेस्ट अपडेट्स देते रहेंगे। देखिए, हमारे पूर्ववत जो है पूरी तरह से सुरक्षित इंतजाम हमने किए हैं। लगभग 2000 पुलिस लगाई जा रही है, 6 कंपनी पीएसी लगाई जा रही है, 28 टीमें हमने एसडीआरएफ की लगाई हैं। इसके अलावा 53 जगहों पर हमने अलग से आपदा प्रशिक्षित लोग लगाए हैं, करीब 660 लोग, जो कि एसडीआरएफ का ऐसी जगह डिप्लॉय किया कि लगभग हर 2 घंटे में हम वहाँ पहुँच सकें। ठीक है, किसी भी जगह पे एसडीआरएफ पहुँच सके, किंतु उसके और टाइम को कम करने के लिए हमने 53 जगहों पर और जो है आपदा ट्रेंड अपनी पुलिस लगा दी है। 16 जगह हमने जल पुलिस की टीमें लगाई हैं। करीब करीब 133 पॉइंट हमने ट्रैफिक के बनाए हैं, जो जिससे कि यातायात सुगम चलता रहे। और हमने टूरिस्ट पुलिस पूर्व की भांति 57 जगह पे टूरिस्ट पुलिस के केंद्र स्थापित कर रहे हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि चारधाम यात्रा पूरी तरह से सुरक्षित हो, सुगम हो, ट्रैफिक जाम न लगने पाए, लोगों को असुविधा न हो, इसीलिए जो है टूरिस्ट पुलिस केंद्र बनाए गए हैं। महिला पुलिस भी पर्याप्त संख्या में लगाई गई है। सीसीटीवी पूरे रूट्स पे लग गए हैं। हमारी हाईवे पेट्रोल भी पूरे रूट पे लगी हैं। जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ ड्रोन्स का भी हेल्प लेंगे। हम लोगों से ये जरूर अनुरोध कर रहे हैं कि हमें उत्तराखंड पुलिस का जो पेज है, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, उससे जुड़े रहें। उस पर हम एकदम लेटेस्ट अपडेट देते रहेंगे। अगर कोई रूट बंद है, कहीं पे कोई यात्रा की टेम्परेरी कुछ घंटों के लिए बंद है, वो सारी सूचना हम उत्तराखंड पुलिस पेज पे अपलोड करते रहेंगे। आपको ये बताते चले कि पिछली बार चारधाम यात्रा में 46 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आए थे। इस बार भी पहले से अधिक श्रद्धालुओं के आने की कयास लगाई जा रही है। वही पुलिस प्रशासन ने भी यात्रा को देखते हुए अपनी तैयारियां और तेज कर दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।